अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद करीम साहब और सलमान आबिद साहब के साथ खबर की खबर लेके इसाराना आपकी खिदमत में हाजिर है और सुबह का सलाम पेश करता है और साथ दुआ हमारी पूरी टीम की है कि अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें रखे। आज का दिन आपके लिए खैर बरकत लेके आए। अखबारात ने किस तरह देखा कौमी मामलात को, इंटरनेशनल मामलात को, एक झलक आपको दिखाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। खित्ते की तेजी से बदलती स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और अफगानिस्तान के ताज़ा तरीन हालात आज के कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया हैं। रोजनामा एक्सप्रेस ने नई अफगान हुकूमत से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ को टॉप स्टोरी में लिया है। अल्फाज हैं, दुनिया पुरानी ऐनक उतारे, नई अफगान हकीकत तस्लीम करे पाकिस्तान। रोजनामा दुनिया में नई अफगान हुकूमत को चीन का ग्रीन सिग्नल और पाकिस्तान का मुस्बत सफारती जवाब सुर्खी की जिनत बना। रोजनामा दुनिया की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, पाकिस्तान चीन की अफगानिस्तान के लिए इमदाद, नई हुकूमत का खैर मकदम, करीबी रवाबत रखेंगे चीनी तर्जुमान। NCA का इजलास रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी बना। पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होगा, जिम्मेदार एटमी रियासत हैं, खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे नेशनल कमांड अथॉरिटी। इसी इजलास से मुतल्लिक रोजनामा नवाए वक्त ने इन अल्फाज का सुर्खी में इस्तेमाल किया। हथियारों की दौड़ इलाकाई अमन के लिए खतरा, नेशनल कमांड अथॉरिटी। और रोजनामा जंग की लीड स्टोरी है, इलाकाई तसादुम के खतरात, पाकिस्तान फिक्रमंद, असलहे के बड़े ढेर अमन और सलामती के लिए तबाहकुन, नेशनल कमांड अथॉरिटी। अंग्रेजी अखबारात पर नजर डालें तो इनमें भी NCA इजलास और अफगान सूरत हाल ही मौजूए बहस है। द न्यूज ने असलहे के ढेर से मुतल्लिक पाकिस्तान के खदशात के हवाले से सुर्खी इस तरह लगाई है, वेपन्स बिल्डअप इन रीजन कंसर्न्स पाकिस्तान। डेली टाइम्स ने भी खित्ते की सूरत हाल से मुतल्लिक कौमी क़यादत के बयान को टॉप स्टोरी में लिया। पाकिस्तान जी, आपने देखा है आज के प्रोग्राम जो हैं अखबारात ने किस तरह दिए और हर अखबार का अपना एक मिजाज है, हर अखबार का अपना एक अंदाज़ है और उस अंदाज़ के मुताबिक जो है वो अखबार सुर्खी लगाता है। और चूँकि हम सारे यहाँ पे सहाफ़ी हैं तो अखबार का मिजाज जो है और अखबार के अंदर बैठे हुए न्यूज़ एडिटर का जो मिजाज है वो उसकी सुर्खी में बोलता है। किसी दौर में अब्बास अतर साहब का नाम बोलता था सुर्खियों के हवाले से और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बदलता चला गया। और खालिद करीम साहब, एक वक्त था कि जब अखबारात की सुर्खियाँ जो थी वो उस अखबार की पहचान होती थी। अब वो ख़बरें इतनी बढ़ गई सलमान के वो बात रह नहीं गई। देखिए, जब अब्बास अतर साहब का दौर था और उसके बाद भी हमने देखा, हमने तो उनके साथ मैंने बड़ा काम किया, एक्सप्रेस में काम किया, फिर रोजनामा पाकिस्तान में उनके साथ काम किया। वो आखिरी दम तक अमलन जो है वो काम करते रहे। अब हमारे कुछ दोस्तों ने उस तरह काम करना छोड़ दिया है और उस वक्त हमने देखा था कि हर अखबार में एक कंपटीशन होता था कि सुबह जो लीड होगी अखबार की वो दूसरे किसी भी अखबार से मुख्तलिफ होगी। तो अब ये कंपटीशन खत्म हो गया। ये थी जो खालिद यूं कह रहा कि एडिटर इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग था सारा ना, यानी एडिटर की पूरी तवज्जो अखबारी मामलात के ऊपर, उसकी खबर के ऊपर, उसकी सुर्खी के ऊपर जब होती थी तो उसकी रिफ्लेक्शन फिर वो एक आला क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में सामने भी तो आती थी। अच्छा, वो चूँकि मैं एक एडिटर हूँ एक अखबार का, मैंने ये देखा है कि जितना प्रेशर उस एक बंदे के ऊपर होता है ना, किसी पे नहीं होता। यहाँ तक कि अगर बैक पेज छोड़ें, पेज 7 के ऊपर एक गलती छप गई तो वो जिम्मेदार है। ये राणा साहब, हमने देखा कि उस वक्त जो एडिटर था या न्यूज़ एडिटर था, वो जो नाकाबिले इशात जिनको हम खबरें तस्वर करते हैं, जिनको हम नाकाबिले इशात समझ कर इस वक्त उन खबरों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, वो उस वक्त उन नाकाबिले इशात खबरों को काबिले इशात बनाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मेहनत करते थे, उसको रीराइट करते थे, न्यूज़ एडिटर करता था, एडिटर करता था। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें जो मतनाज़ा चीज़ें होती थी उनको निकाल कर जो है उनको काबिले अमल बनाया जाता। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि जो एडिटर की क्वालिटी है वो ये है कि ये तो उसे पता होता है कि क्या छपना है, लेकिन उसे ये बहुत अच्छी तरह पता होता है कि क्या नहीं छपना। जो एक प्रोफेशनल एडिटर की जो तैयारी है ना, मैं चाह रहा था कि रनडाउन आज का प्रोग्राम का शेयर करें आपके साथ। आज का रनडाउन हमारे प्रोग्राम का इस तरह है, नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास, अहम फैसले, अफगान अबूरी हुकूमत पर आलमी रद्द-ए-अमल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, शफाफ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात। आज के हम प्रोग्राम में सियासतदानों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, कौमी मुफादात से इनहराफ। आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे रोजनामा जंग और नवाइब के इदारिये और डिस्कस करेंगे रोजनामा डान से नजमुद्दीन शेख साहब के कालम को भी। पाकिस्तान क्रिकेट में नई तब्दीलियां माफ़ कीजिएगा और दरपेश चैलेंजेस और टॉप ट्रेंड जो है ट्विटर का बड़ा दिलचस्प है। आओ लंबी लंबी छोड़ें, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट शेयर करना चाह रहा हूँ। सीनियर तजियाकार जनाब रसूल बख्श रईस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये एक रिपोर्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, वो देख लें, फिर मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए इकदाम जारी रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG-ISI जनरल फैज हमीद, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाद के सरबराहान और वफाकी वज़रा शरीक हुए। एलामिये के मुताबिक नेशनल कमांड अथॉरिटी ने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद और पाकिस्तान के एटमी असासों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इकदाम पर इजहार इत्मीनान किया। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने एक बार फिर इस अज़्म का आदा किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जोहरी मुल्क है जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। NCA को खित्ते में जारी तनाज़ात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिस पर शुरका ने रवायती और स्ट्रेटेजिक सतह पर बड़े पैमाने पर हथियारों के अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार किया और इसे अमन और सलामती के लिए नुकसानदेह करार दिया। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान जोहरी अदम फैलाव को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। NCA ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों की रफ्तार पर भी इत्मीनान का इजहार करते हुए तरबियत के आला मेयार स्ट्रेटेजिक फोर्सेज की ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा, जबकि मकासद के हसूल में कोशिश करने वाले साइंसदानों और इंजीनियर्स की भी तारीफ की। रसूल बख्श रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा सलाम इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको मेरी आवाज़ पहुँचे और मैं सवाल करना चाह रहा था आप सर। मेरी तरफ से भी दोबारा वालेकुम अस्सलाम। और सलमान साहब भी आपको सलाम कहते हैं और खालिद क़य्यूम साहब भी कहते हैं। सर ये बताइए कि पिछले 4 माह में भारत के मुख्तलिफ एटमी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कीमियावी मवाद चोरी हुआ और दुनिया को ख़तरे में डालने वाली बात है। कल जो इजलास हुआ NCA का, उसमें हमने एक बात क्लियर कही कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है और हमें पता है कि हमने अपने एसेट्स की का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। फिर एक अहम तरीन बात जो की वो ये थी कि जो हम हैं, हम चाहते हैं कि खित्ते के अंदर जो जोहरी अदम फैलाव है हम उस पर कायम हैं। सर कल के इजलास के बाद पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन जो है पूरी दुनिया पे वाज़ेह कर दी है। देखिए, हम तो दुनिया की तवज्जो हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं काफ़ी अरसे से। कि एक वाकया नहीं है, पिछले 4-5-6 साल में 5-6 वाकयात ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे जोहरी मवाद को खुली मंडी में बेचते हुए, खरीद करते हुए वहाँ देखा गया है, लोगों को पकड़ा भी गया है। तो जाहिर है कि हमें सबसे ज़्यादा उसके बारे में खदशात हैं, इसलिए कि चोरी तो मवाद की हिंदुस्तान में हो सकती है और कहीं अफगानिस्तान में, कहीं मरकज़ी एशिया के मुल्क में, तो वहाँ से अगर पकड़ी गई तो वो फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी डाल सकती है। बिल्कुल सही। हिंदुस्तान की जो जासूसी के इदारे हैं या उनके सियासतदान हैं, जिस अंदाज में हमारे बारे में बातें करते रही हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने, दुनिया के सामने, तो उससे हमें खदशात पैदा होते हैं कि करें वो और भरें हम। तो इसलिए हम दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिला रहे हैं कि देखें, हिंदुस्तान के जो जौहरी असासे हैं वो कोई महफूज नहीं है और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आती, हिंदुस्तान पे आती है, या वो लोग जो उनकी सरपरस्ती करते हैं और जिनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात होना चाहिए, उनको हम तवज्जो दिला रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कल के इजलास में ख़ास तौर पे ये भी कहा गया कि जो इलाकाई तसादम है उससे रिलेटेड जो ख़तरात हैं उस पर पाकिस्तान काफ़ी हसासियत रखता है। तो
आपकी नजर में वो कौन से दो बड़े चैलेंजेस हैं जो इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स को दरपेश हैं? देखिए, दो चैलेंजेस है। एक तो यह है कि जो कश्मीर की सूरत हाल है, माजी में भी हमने देखा कि वो कशीदगी का मूजब बनी है, तसादुम का मूजब बनी है। और जो हिंदुस्तान वहाँ पे कश्मीरियों के साथ करता रहा है और वहाँ पे उनके खिलाफ एक मज़ाहमत की तहरीक पिछले 10-15 साल से चल रही है। जी। कश्मीरी लोग अपनी तारीख अपने खून से लिख रहे हैं और उसमें अभी तक कोई बैरूनी मुदाखलत के कोई सबूत न किसी के पास है, ना हो सकते हैं कि, क्योंकि वो तो बिल्कुल मकामी है। लोग अपनी आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, अपने हकूक के लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं। जो कश्मीर की सूरत हाल है उसकी कशीदगी तसादुम का बायस बन सकती है। और खुसूस तौर पे जिस वक्त के वहाँ पे एक हिंदुत्व का जो मजमा है उसने इक़्तिदार पे कब्जा कर रखा है और हिंदुस्तान की जो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक और फेडरल किस्म की जो एक हैसियत थी उसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने मरकजियत में और हिंदू मत के नजरिए में तब्दील कर दिया है। तो वो एक हमारे लिए नहीं, सारे खित्ते के लिए एक मसला है। दूसरा जो है वो ये है कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है कि जिस तरीके से उस तालिबान को एक तनकीद का निशाना पहले दिन से ही, अभी उन्होंने इख्तियार ही नहीं लिया था, बनाना शुरू कर दिया कि अगर कहीं से कुछ लोग नारेबाजी करते हैं तो सारी दुनिया में फैलाया जा रहा है कि मज़ाहमत पैदा हो रही है। तो कोशिश यूं कि हिंदुस्तान की तरफ से कि एक गंदा खेल फिर अफगानिस्तान में खेले, वहाँ पे हमारे लिए और अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करे। डॉक्टर साहब, और उसके जासूसी के इदारे अलाकार बनेंगे मगरब के। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, और अफगानिस्तान की बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर साहब, खित्ते के अंदर जो भारत ने जो कशीदगी की सूरत हाल पैदा कर रखी है और जो असलहे की जो दौड़ शुरू कर रखी है उसको रोकने के लिए वो आलमी सतह पर भी जो आलमी कुव्वतें हैं उनको भी कोई किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये हमारी तवक्को तो हो सकती है, लेकिन जो इस वक्त के जो हकायक हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। बल्कि वो तो हिंदुस्तान के ऊपर हाथ रख रही हैं, शाबाश दे रही हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चे जमहूरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उनको वो मुकाबले में ला रहे हैं चीन के और सरपरस्ती कर रहे हैं। उनको तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं कि अपने आप को वो दिफाई लिहाज से और फौजी लिहाज से अपने आप को मजबूत करें। सर नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर रसूल बख्श सॉरी बात है और हमें जो कुछ हिंदुस्तान करेगा वो उससे हमें खदशात हैं, खतरात हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं अभी आपसे क्या नाम एक सवाल और करना चाह रहा था और सलमान साहब अफगानिस्तान की सूरत हाल में मैं चाह रहा था कि डॉक्टर साहब से भी एक दफ़ा उनसे बात कर ली जाए कि सर जो अबूरी हुकूमत बन गई अब पूरी दुनिया उसके गिर्द है और पूरी दुनिया एक जाला बुन रही है। पाकिस्तान, चीन, रूस एक साइड पे खड़े हैं। आप समझते हैं कि ये जो दुनिया जाला बुन रही है शिकस्त तो वो नहीं भूले अपनी, तो क्या पाकिस्तान, चीन, रूस अफगानिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल लेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि निकाल सकते हैं और निकालना चाहिए। हमें उनको बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ना चाहिए कि वहाँ पे सिर्फ ये तालिबान की हुकूमत का मसला नहीं है। वहाँ पे अफगानिस्तान के 4 करोड़ अवाम और उनके मुस्तकबिल का मसला है। बिल्कुल सही। इस वक्त वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो रहा है, दवाइयों की कमी है, खुराक की कमी है और जितना मालियाती इदारे जो अमेरिका के छाते में काम करते हैं, असर में काम करते हैं, सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया है। जो उनके अपने वसाइल हैं वो मुंजमद कर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमसे गुफ्तगू करने का। सलमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट जो खास तौर पे नेशनल कमांड अथॉरिटी की आपने बात की है ना, और जो शाह महमूद कुरैशी ने जो जुमला कहा है कि दुनिया जो है वो पुरानी ऐनक उतारे और नई अगवान हकीकतों को तस्लीम करे। देखिए बात क्या है, पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है? ये बार बार बात की जाती है ना कि पाकिस्तान की सेंसिटिविटी इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान का जो पीस है उसी से पाकिस्तान का और इस पूरे रीजन का पीस जुड़ा हुआ है, एक बात। और अगर हमने इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो रीजन के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस आना चाहिए। अच्छा, ये जो बात कही गई है ना कि जी असले की दौड़, ये जो तनाज़ात को पैदा करना, जंगों का माहौल पैदा करना और ख़ास तौर पे जो भारतीय जारियत है,
कश्मीर के मामले के ऊपर कोई पेशरफ्त ना होना, और जो भी डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने कहा कि अगर आलमी कुव्वतें जिनसे हम तवक्को तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर वो तवक्कुआत पर पूरा उतरने की बजाय भारत को थपकी देती रहेंगी तो फिर उस नतीजे में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वो बढ़ जाएंगे और वो तनाज़ात का जो पैदा होना है वो पूरे रीजन के लिए खतरा बन सकता है ना। और ये याद रखिए, अफगानिस्तान का अगर डिस्टेबलाइजेशन होगी वो सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं है, उसमें भारत को भी नुकसान होगा, इसको पूरे रीजन को उसकी प्राइस करनी पड़ेगी और आलमी दुनिया को भी उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। मैं अब चाह रहा था कि हम चूंकि अफगानिस्तान पे ऑलरेडी बात कर रहे हैं और जो आज के इदारी हैं जंग नवाए वक्त वो भी इसी हवाले से खालिद करीम साहब, दो सीन है। एक सीन है जिसमें ग्वांतानामो बे है और उसमें लोगों को भर दिया गया और वो जेल ऐसी है कि एक दिन कहा जाता है कि अगर कोई उसमें गुजार ले तो वो आम जेल के 5 साल के बराबर है, उसमें सोने की जगह नहीं, उस तरह का है। एक बंदा जिसको आप 8 साल जेल में रखते हैं वो निकलता है और निकलने के बाद वो अफगान सदर के महल में कदम रखता है फातह के तौर पे, और फिर क्या कि वो बंदा ना तो चीखे मारता है ना विक्ट्री का निशान बनाता है, सजदा रेज होता है पूरे, और रेगजारों पे जमीन के ऊपर जिनके वो माथे के ऊपर वो कंकर चुभे और एक आइजी के साथ रोते हैं आंसू से। एक आंसू ये है और एक आंसू ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को, इराक, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान के मुसलमानों को मारने वाला, लोगों को मुसलमानों के लिए जिंदगी तंग करने वाला, वो भी रोता है। हमने कभी अमेरिकी सदर को रोते नहीं देखा था। दो आंसू है। तो इस सारी सूरत हाल में आप समझते हैं कि ये आंसू जो बाइडन के हैं वो भूल पाएंगे वो लोग, और ये जो तालिबान को नए चैलेंजेस हैं उनमें उनको कंफर्ट जोन मिल सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान को ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की नई अबूरी हुकूमत कायम की गई है, उस हुकूमत के क़याम के बाद जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत बड़े जो चैलेंजेस हैं वो दरपेश हैं, और उस पर जो है वो अभी तक खुल कर जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर उस तरह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लेकिन सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान का जो हमसाया मुल्क है और इस खित्ते की जो बड़ी ताकत है चीन की तरफ से जो है वो एक मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने ज़रूर आया है, और उसमें चीन ने के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया है कि चीन अपने जो रवाबत हैं अफ़गानिस्तान की नई तालिबान हुकूमत के साथ अब वो कायम रखेगा, बल्कि सबसे पहले कल चीन की तरफ से अफ़गानिस्तान के लिए 3 करोड़ डॉलर की जो अमदाद है उसका भी ऐलान किया गया। और इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से भी कल अद्वियात और खुराक के जो 3 जहाज़ हैं वो भिजवाए गए, और इस तरह इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर जो हमसाया ममालिक हैं उनकी भी एक इजलास जो है अब वो हुआ, और उसमें पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर ये डिमांड की गई कि अमेरिका की तरफ से, जो अमेरिका में 10 अरब डॉलर के जो रकूम जो हैं, 10 अरब डॉलर जो मुंजमद हैं, वो अमेरिका को बहाल करने चाहिए ताकि अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी बहरानी कैफियत पैदा ना हो जिससे फिर पूरे खित्ते के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो है उसके असरात जाएं। ठीक है। सलमान, नजमुद्दीन शेख साहब का जो सफारतकार हैं, अच्छा होता है कि जो प्रोग्राम का लेके चल रहा होता है ना उसके आगे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं तो मैं क्योंकि वो मेरे सामने अच्छा उन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने पॉइंट आउट की, जो वैसे तो पूरा ही जो उनका कॉलम है वो पढ़ने के लायक है बहुत इम्पोर्टेंट, और लेकिन वो कहते हैं कि अमेरिका तालिबान की सियासी बर्तरी को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझ सका, नंबर 1। नंबर 2 ये कि खुदा न खास्ता तालिबान नाकाम हुए तो उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर जाएगा, और तीसरा ये कि अगर वो जो आपने अभी बात की है कि अगर इस बार अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत नाकाम हुई तो इसका खुमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये अलार्मिंग दी है नजमुद्दीन शेख साहब ने अपने आर्टिकल के अंदर कि, और यही बात पाकिस्तान की, जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान बार बार इतना सेंसिटिव क्यों है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी एक वजह है कि हमें लगता है, हमें मालूम है, इस बात का अंदाजा है पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को कि अगर अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस मुतासर होता है, खराब होता है, तो उसका मलबा हम पे गिरेगा, और खास तौर पर हिंदुस्तान तो ये कोशिशें कर रहा है। अभी डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब ने भी कहा, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, खालिद क़य्यूम भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान का फेलियर, अफगान तालिबान हुकूमत नाकाम हो,
दुनिया को पता चले कि अफगान तालिबान हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखते, और अभी तो वो इस बात पे परेशान है कि अफगान तालिबान अपना असल जो करैक्टर है, जो माजी का था, वो क्यों नहीं दिखा रहे। वो परेशान है लोग। इस वजह से मैं ये समझता हूं कि नजमुद्दीन शेख साहब ने ये कहा है कि दुनिया को ये देखना पड़ेगा, एक बात। और दूसरी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान जो सफारती कोशिशें कर रहा है ना, यानी रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई मुल्क का वजीर खारजा पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है, क्यों? उनको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उसके स्टेक्स ज्यादा हैं, इसीलिए पाकिस्तान सफारती कोशिशों पर यह कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से अफगान पीस प्रोसेस को इंश्योर किया जाए, दुनिया अफगान तालिबान को लेजिटिमाइज करे और फिर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। ये जो एक पाकिस्तान पे पाकिस्तान दुश्मन जो मुखालिफ हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं और बड़ा कुछ इस हवाले से, वो अभी आगे जाके मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़, लेकिन फवाद साहब का एक गैर मुल्की चैनल को एक इंटरव्यू, उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल करूँगा खालिद कयूम साहब से। We'll need some time to comment on what's going on and who are the people. I have even not listened that who is in the government and who is not. Media reported that a chief of CIA was in Kabul. Before that, we know that media reported the Turkey and Qatari intelligence chiefs also visited Kabul. In the absence of any formal government in Kabul, obviously you will have, intelligence agencies will create an alternative framework. We have very, very deep issues with Afghanistan. For example, the expansion of Daesh, for example, migration, likewise the TTP. For example, if we send our foreign minister, who will he meet? There was no foreign minister. So in the absence of any formal government, you have to have, like any other country, an intelligence, I would say, informal framework where you can actually speak to the authorities on the impeding issue faced by both countries. खालिद साहब, दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान के साथ भाई, हम इसलिए ज़्यादा हम कंसर्न है कि हम तो उस सरजमीन से हमें 20 साल से खैर की हवा ही नहीं आई कभी। देखिए 10 साल से या इससे भी ज़्यादा से पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के मसाइल के हवाले से जो मौक़िफ़ था, अब वो दुनिया भी 10 साल बाद जाकर हमारे मौक़िफ़ को जो है वो तस्लीम कर रही है, और इतनी ताख़ीर के साथ जाकर इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। और जिस तरह फवाद साहब भी कह रहे थे कि हमारे अगर अफ़गानिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनसे सबसे ज़्यादा जो असरात पड़ सकते हैं वो पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पर अगर दाइश का वहाँ कोई मामला आता है या टीटीपी के कोई मसाइल पैदा होते हैं या अमन ख़राब होता है या बीएलए की भी बात हुई, तो उससे बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान मुतासर हो सकता है। और दूसरा जो अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई दाखिली सूरत हाल ऐसी पैदा होती है, अमन व अमान का मसला पैदा हो जाता है, तो उससे भी जो दबाव आएगा महाजरीन का वो पाकिस्तान पर आ सकता है। तो इस वजह से पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से कोशिश की कि वहाँ पर एक इंक्लूसिव हुकूमत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कायम हो, वहाँ पर अमन कायम हो और वहाँ पर मुआशी खुशहाली जो है वो भी आनी चाहिए। अब पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को ये भी बावर कराया जा रहा है, अपील की जा रही है कि अफगानिस्तान की जो है तमीर नो के लिए भी जो है आलमी कुव्वतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर जो ममालिक हैं जिनमें चीन, पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या दीगर रूस, हत्ता के रूस तक जो ये पूरे खित्ता जो रीजन है, इस रीजन के जो ममालिक हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान इन ममालिक को भी अफ़गानिस्तान की तमीर नो पर आमादा करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। और ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ये बात खुल कर की कि अगर अमेरिका के अंदर जो 10 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान के पड़े हुए हैं वो दें, अगर नहीं देंगे तो इससे अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो मुआशी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिससे बदअमनी जो है अब वो बढ़ सकती है। और उससे यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासर होगा, लेकिन इसके असरात फिर पूरे रीजन और पूरी दुनिया तक जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक ना ले लें जरा, ताकि थोड़ा सा फ्रेश होके फिर आए। एक ब्रेक ले रहे हैं जी। और अमरीकी सदर ने कहा है कि पाकिस्तान, रूस और चीन जो है वो मुआहदे तालिबान से को करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब आप निकाल ही नहीं सकते भाई, दुनिया को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बगैर इस खित्ते में और पूरी दुनिया के अंदर जो अमन है उसमें हमारा रोल है। एक ब्रेक लेते।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। और आज हम जो एक अहम मौजू है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जंग और नवायवक के इदारिये भी इसी पे हैं सलमान, और मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा शेयर कर लूँ आपसे कि उन्होंने अपने इदारिये में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 37 एतराज़ात है ना वो हाईलाइट किए हैं, और एतराज़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जो है वो कायमा कमेटी को जमा भी हो गई है। और इसमें जो इलेक्शन कमीशन के थे कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारा कुछ जो है उसका हिस्सा है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करूं कि जो सेनेट की कायमा कमेटी है जिसमें ये बिल और इलेक्शन इस्लाहात हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, उस पर कल वोटिंग होनी है। कल वोटिंग होनी है और उसमें क्या कहते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होगा, क्योंकि उस वोटिंग के बाद ये क्लियर हो जाएगी, टून क्लियर हो जाएगी कि हमारी पार्लिमान जो है वो किस तरफ जा रही है और किस तरह सोच रही। एक मैं चाह रहा था रिपोर्ट आपसे पहले शेयर करूं, फिर मैं प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। जी एक रिपोर्ट दिखाइए। शफाफ इंतखाबात के लिए अपोजिशन के साथ इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए हुकूमत ने अक्सरियत के बावजूद कायमा कमेटी को एक और मौका दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर ताज हैदर की सदारत में हुआ। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए कानून की मंजूरी के लिए वोटिंग होना थी। 7 हुकूमती अरकान और अपोजिशन के 6 अरकान इजलास में शरीक थे। रूल्स के मुताबिक चेयरमैन कायमा कमेटी सिर्फ इसी सूरत में वोट देंगे जब हुकूमत और अपोजिशन के वोट बराबर हो जाएं। हुकूमत की अक्सरियत के बायस चेयरमैन के वोट कास्ट करने की नौबत नहीं आएगी। इस तरह हुकूमत को एक वोट की बरतरी हासिल थी। ताहम हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए वोटिंग मौखर कर दी और अब वोटिंग 10 सितंबर को सुबह 10:30 बजे होगी। इस मौके पर मशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि एक बात बड़ी वाज़ेह है, हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देगी। सलमान साहब, हुकूमत तो अब अपना मौक़िफ़ क्लियर कर चुकी है कि हमने हर हाल में एक तो बैरून मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनको वोट का हक देंगे, और दूसरा EVM जो है इसके ऊपर तो लाजमी हमने राना साहब, इलेक्शन की शफाफियत एक बड़ा मसला है और बड़ा कौमी मसला बना हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद आपको पता है इंतखाबी धांधली का शोर उठता है। अब उस इलेक्शन की शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का एक मामला सामने आया। अच्छा, अब हो क्या रहा है, इस पर एक सियासत हो रही है और इस सियासत में अपोजिशन जमातें भी पेश हैं और बदकिस्मती से हमारे अपने इदारे भी जो है ना उसका सियासत का शिकार हो गए। अब मसला ये है कि देखिए ये कोई हतमी चीज़ नहीं है, इसको शफाफ बनाना, इसमें जो मौजूद खामियां हैं उनको दूर करना ये इलेक्शन कमीशन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हो क्या रहा है, वो उन चीज़ों को दूर करने की बजाय ना वो सारा का सारा मलबा एक लम्बे में डाल के कहते हैं कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकता। भाई ये कैसे आप कह सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। चले मान लेते हैं कि शफाफियत जो है ना इलेक्शन ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से नहीं होगी। इससे पहले जो बगैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के इलेक्शन हो रहे थे, क्या वो शफाफ थे? फिर उस पर एतराजात क्यों उठते थे? आपके पास मुतबादल प्लान क्या है इलेक्शन कमीशन के पास? ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो अपने पुराने तरीके के मुताबिक ज्यादा शफाफ इलेक्शन करा सकता है, तो पहले क्यों नहीं करवाया आपने? तो आप तो खुद बताएं ना, आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, आपके अपने वसी तजर्बा इलेक्शन को कवर करने का, कि ये मसला क्या है इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त एतराजात उठ के आ रहे हैं। एक अरसे से हम पाकिस्तान के इलेक्शन को कवर कर रहे हैं जी, और आज तक पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इलेक्शन नहीं करा सका जिसके मुतालिक ये कहा जा सके कि जी ये बड़ा फेयर और शफाफ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो अहल नहीं है। एक बाय इलेक्शन होता है, हम उसको भी सियालकोट का हो, कोई से भी हो, उसको हम जंग-आलूद गर्दालूद कर देते हैं और कहते हैं जी इसमें बेईमानी हुई, इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ। जो इलेक्शन कमीशन एक बाई इलेक्शन जो है ज़िमनी इंतखाब फेयर नहीं करा सकता, वो एक ऐसे वो बन के मसीहा कि इस मशीन में तो ये ऐब है, इस मशीन में तो ये। भाई जब दुनिया के अंदर कोई चीज़ भी, भारत के अंदर जब ये मशीन इंट्रोड्यूस हुई, अब भारत का जो ग्राम है वोट का वो हमसे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है, कई दिन लग जाते हैं वोट इकट्ठे करने में, लेकिन इसके बावजूद अब भारत के अंदर शफाफियत किसी हद तक इलेक्शन के हवाले से आई हुई है। इलेक्शन कमीशन का असल प्रॉब्लम क्या है? वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें मरात लेने वाले लोग, ठीक है ना, 5 साल वो टिका के मरात लेते हैं, टिका के मौजे करते हैं,
टिका के कौमी ख़जाने से तनख्वाहें लेते हैं, और जब इलेक्शन की बारी आती है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। सो ये जब ये मशीनें आ जाएंगी तो फिर मसले हल हो जाएंगे ना। अब मैं जा रहा हूँ खालिद की तरफ कि यार देखो, जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं ना, उन्हें इस मशीन के मैकेनिज्म का भी नहीं पता। मिसाल के तौर पर बिलावल साहब कहते हैं जी बिजली चली गई, और भाई उसका बिजली से ताल्लुक ही कोई नहीं है, उसका या इंटरनेट से जोड़ने ताल्लुक उसका है ही कोई ताल्लुक नहीं। देखिए राणा साहब, जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन की कमज़ोरियों की निशानदेही की है, उसी तरह ये जो हमारे दो मामले हुए, एक 18वीं तरमीम और दूसरा जो 2017 का जो इलेक्शन एक्ट था, इन दोनों तरामीम ने इलेक्शन कमीशन का जो काम था उसको और रूल्स को पहले से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। और दूसरा इसमें जो सियासत है वो इस हद तक आ गई कि 18वीं तरमीम की वजह से अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो अरकान है, चारों अरकान है इलेक्शन कमीशन के, उनकी नामजदगी के मामला जो हैं वो सियासी जमातों के पास आ गए। तो अब वो सियासी जमातों की सपोर्ट से, उनकी हमायत से अब वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान मुंतखब होते हैं, और फिर जब सूरत हाल कोई ऐसी आती है तो ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। तो तनाव जब पैदा हुआ है हुकूमत और अपोजिशन में, तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो अपोजिशन के साथ खड़ा है, वो एक पार्टी के साथ खड़ा है, उस पार्टी के साथ खड़ा हो चुका है जिनकी वजह से, जिनकी हमायत से वो इलेक्शन कमीशन के अरकान बने थे। और उसके बाद अगर आप देखें कि ये कोई मामला जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कोई नया नहीं, ये तो 2008 से इसके ट्रायल चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, 2010 में गुजरांवाला का जो ज़िमनी इलेक्शन था, तो उस इलेक्शन में ये पहली बार ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल हुई, और यूएनडीपी ने इस प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को माली इमदाद भी दी। और हमारे उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हामिद अली खां, अब वो इंडिया के अंदर जो निज़ाम था ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, वो देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ गए। फिर नून लीग के दौर में भी होता था। मसला ये है कि अब वो दोनों जमातें अपने दौर में करना चाहती थी, लेकिन अब चूंकि पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई की हुकूमत इस मामले को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम लाना चाहती है, तो इस वजह से अब अपोजिशन जो है उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा मैं एक बात और करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके इस्तेमाल पर तो 37 जो एतराज़ात हैं वो आयद कर दिए हैं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी अपना निज़ाम बदलने की बात की है? और क्या, और जो बात आप कर रहे थे, और यहाँ 5 साल तो जो इलेक्शन पिटीशन है उसका फैसला नहीं होता। और मैं एक आपको तरीखी बात इस हवाले से कहूँगा कि हफीजुल्लाह चीमा, एक केस था, हफीजुल्लाह चीमा पीपल्स पार्टी के जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में वजीर रेलवे थे, वफाकी वजीर रेलवे थे, तो उनके खिलाफ जो इलेक्शन पिटीशन थी वो 35 साल तक चलती रही, और 35 साल बाद जाकर जो है अब वो उस पिटीशन का फैसला हुआ, जब उम्मीदवार जो है वो फौत हो चुके थे, इंतकाल कर चुके थे। वो पिटीशन जो है ना वो उसे कौमी असासे के तौर पे लेके चल रहे थे। अच्छा जी, मैं ना एक शॉर्ट दो आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद इस पे बात करूंगा। इंडियन मीडिया में जनरल बख्शी उनके एक है, वो क्या कहते हैं जरा वो सुनिए, फिर मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ। The Afghan street is rising, Afghan nationalism। वो लोग कह रहे हैं कि साहब 20 साल हमने झक मारी अमेरिका से लड़ते लड़ते, अगर हमको पाकिस्तान का राज सहना है। बिल्कुल, एक और शॉर्ट आपको, एक और गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूं, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। देखें, पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जो अफगान अवाम हैं, हमारे अफगानी बहन भाई हैं, उनकी मर्जी को, उनके फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमें पाकिस्तान को अपने मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात हैं, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, मैं ना एक क्विज खेलता हूँ आपके साथ। पहला जो क्लिप था वो था जनरल बख्शी का। ये बताएं कि ये जो दूसरा क्लिप था ये किस इंडियन एंकर का या इंडियन पॉलिटिशियन का है? ये एक आपसे सवाल है मेरा। अब ये देखिए कि मैं तो समझता हूँ कि उनसे भी थोड़ा आप आगे चलेंगे, है आगे चलेंगे। सलमान यार ये बताएं कि जब हम सियासत करते हैं
तो क्या सिर्फ सियासत इक़्तिदार की सियासत होती है? क्या मुल्क के साथ वफादारी, मुल्क के साथ कमिटमेंट, मुल्क की मुफादात का एहसास एक जिम्मेदार सियासतदान के तौर पे और कौम के साथ खड़ा होना कोई मैटर नहीं कर रहा होता? लेकिन अब भारत के अंदर जो मायूसी है ना, वो तो हमें समझ आती है। बिल्कुल और भारतीय मीडिया, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूं जिस किस्म का मातम वहां पे मोदी हुकूमत के खिलाफ है, वो समझ आता है अफगानिस्तान का फॉल आउट उनके लिए। अब मसला ये है कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान को रिकग्नाइज कर रही है कि पाकिस्तान एक बड़ा इफेक्टिव किस्म की फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है अफगान पीस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में और अफगान स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। डेली बेसिस पे रोजाना वज़ीर खारजा जो हैं वो पाकिस्तानी वज़ीर खारजा से मुलाकात करते हैं, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात करते हैं। और पाकिस्तान से बैठ के कोई ये कहे सार राना साहब कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, तो ये बयानिया किसका है मुझे पहले बताइए। ये बयानिया वही बयानिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लीड कौन कर रहा है? हिंदुस्तान। अपनी सफारती और डिप्लोमेटिक के खेल में वो कह रहा है कि पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है। अच्छा, हम भी बैठ के ये बात कर रहे हैं। मैं अब आपको बताऊं, मुदाखलत में और मावनत के दरमियान बड़ा फर्क होता है। पाकिस्तान का रोल इस वक्त मावनत का है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है हम अपने कंसर्न्स अफगान हुकूमत के सामने शेयर करते हैं, फैसला उन्होंने ही करना होता है। अब देखिए, अफगान कोई हमारी कुटपुतली नहीं है कि वो जो हम कहेंगे वो हमारी बात मान लेंगे। उन्होंने एक जंग जीती है, 20 साल उन्होंने जद्दोजहद की है, अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त दी है, कि वो हमारी हर बात मान लेंगे। हम अपने कंसर्न शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तानी सियासतदान एक बड़ी जमात के लीडर के तौर पर आप देखिए किस तरह का आप बयान जारी करके उन कुव्वतों को फायदा पहुंचा रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में अपनी सफारती डिप्लोमेसी के तहत हमें नीचे दिखाना चाहते हैं। खालिद देखें, नवाज शरीफ साहब से जाके मिलते हैं अमरुल्लाह साले और वो मुहिब, क्या नाम था उसका? मुहिबुल्लाह। वो जाके मिलते हैं जो पाकिस्तान के कट्टर मुखालिफ और पाकिस्तान को गाली देने वाले, एक ऐसे क्रिटिकल मौके पे। उसके बाद मरियम साहिबा आज जो बयानिया लेके आई है, वो बयानिया लेके नहीं आई। मुझे लगता है वो ऐसा लगता है कि वो एक कंटिन्यूटी है, एक कंटिन्यूटी है जो चली और मरियम साहिबा के मुंह से निकली। अदरवाइज कोई सियासतदान कोई लफ्ज़ फालतू नहीं बोलता। आप एक ऐसे मौके पे जो दुश्मन हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है, आप पाकिस्तान के अंदर खड़ी होके उस जहर को जो है ओन करके बोल रही है, तो क्या कौमी किरदार कहाँ चला गया? देखिए, जो लंदन के अंदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से जो उनके हमदुल्ला मुहिब जो साबिक सदर अशरफ गनी के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उनकी जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो उस वक्त मौक़िफ़ था, अब वही उसी मौक़िफ़ का जो है मरियम नवाज ने की जो बयान दिया है, बात की, वो तसलसल है। ये कोई नई बात नहीं है। ये उन्होंने अपना जो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था उसको दोहराया है और इस मौक़िफ़ की नून लीग को बड़ी भारी कीमत भी अदा करना पड़ी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर, कि जिस पार्टी की हुकूमत थी वहाँ पर फिर वो पार्टी जो है दूसरे नंबर भी ना आई और तीसरे नंबर पर जाकर फिर उन्हें जो है वो नताइज मिले। तो इस तरह असल में जिस तरह भारतीय मीडिया के अंदर, भारतीय हुकूमत के अंदर एक मायूसी है, और उसी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है उसके अंदर नून लीग को इस वक्त जो कि कोई क्लैरिटी उनकी जमात के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। हत्ता कि पीडीएम का इजलास हो रहा है और इजलास में अभी तक तय नहीं कि नवाज शरीफ साहब शिरकत करेंगे या मरियम नवाज करेंगी, क्योंकि इसका फैसला भी लंदन से आना है। नवाज शरीफ साहब ने करना है कि उनमें से कौन शरीक होगा। जिस तरह हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, वो कहते हैं कि किसी भी अजलास में शिरकत के लिए किस हफ्ते में किसने क्या काम करना है, उसके लिए भी नून लीग के अंदर टास्क करना पड़ता है। तो नून लीग के अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अंदर की बेचैनी है, जो अंदर की मायूसी है, फिर उसका कहीं ना कहीं जो है उनकी लीडरशिप से जो है इजहार हो जाता है। अच्छा, वैसे अब मैं चूंकि जा रहा हूँ नए टॉपिक पे और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बस एक जुमला कि मैंने एक बात नोट की कि जब अल्लाह ने किसी को जवाल में लाना होता है ना, तो वो कोई डंडा नहीं मारता, मत मार देता है, ठीक है ना, अकल पे पर्दा पड़ जाता है और वो बंदा ये अंधा हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि वो कर क्या रहा है। जो मुस्लिम लीग नून का एक ग्राफ यहाँ था, उसे मैं इस आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप खुद समझदार इस पे रखते हैं
मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तो एक तबका है ना जो बड़ा संजीदा तबका है, वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है भाई सारी सुने, सिचुएशन के ऊपर जो कुछ सलमान सुने, सियालकोट का इलेक्शन वरयू 35 साल जी, से वहां थे, 38 साल 38 साल। एक छोटा सा क्लिप शेयर हुआ था कि जिसमें उसने कहा जी मैं मोदी की तस्वीर लगा लूंगा, हाँ। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि कैसे सब चीजें तब्दील हुई। कौम हर हाल में अपने वतन के साथ खड़ी है, हम पाक फौज के साथ खड़ी है। इस वतन मट्टी के जो सपूत हैं वो मैं कहता हूं कुछ भी हो जाए वो कोई कंप्रोमाइज नहीं राणा करते। साहब, ये जो खालिद क्लिप था ये वहां से सियालकोट से डस्का से एक उम्मीदवार थे कश्मीर के इलेक्शन हाँ में, जी, चौरी कश्मीर के इस्माइल, हाँ, ये उन्होंने उनका बयान था। फिर उनको ये वो कई अरसे से, तवील अरसे से मुसलसल जीत रहे थे, लेकिन उसकी कीमत अदा करना पड़ गई और वो इलेक्शन हार ये गए। प्रोग्राम का जो वक्त थोड़ा सा रह गया, मेरा टॉपिक जो फेवरेट टॉपिक है क्रिकेट, मैं चाह रहा था कि उस पर चलते चलते बात करें क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। और मेरे साथ मौजूद हैं एक शानदार क्रिकेटर, एक शानदार कीपर, और जिसने एक अरसे पाकिस्तान में के लिए बड़े कारनामे अंजाम दिए, कामरान अकमल हमारे साथ। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। आप कामरान ये बताएं कि जो T20 स्क्वाड है, आप इससे मुतमईन हैं? वैसे हम मुख्तलिफ लोगों से पूछते फिर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, सिलेक्टरों ने जो बेहतर समझा वो स्क्वाड अनाउंस किया, पाकिस्तान को सामने रखे मेरे ख्याल से, और वर्ल्ड कप को सामने रखे उन्होंने अनाउंस किया। बींगे पाकिस्तानी इस स्क्वाड को हम लोग सपोर्ट करें और गुड लक पूरी टीम को, सब लड़कों को जो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से गुंजाइश बन सकती थी एक्सपीरियंस प्लेयरों की, जो मैच को, प्रेशर को, और वर्ल्ड कप के मैचेस हैं हैंडल कर सके, मैच अच्छी तरह लेके जा सके। देखिए पास में जितने वर्ल्ड कप हुए वहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर होते थे, बड़ा इजीली हैंडल कर लेते थे प्रेशर को। तो मिड ऑर्डर में आप देखें जैसे प्रेशर आएगा, ऊपर से अल्लाह ना करे जल्दी आउट हो गए तो मिड ऑर्डर पे प्रेशर आएगा। फिर मिड ऑर्डर में आपको पता है कि सिर्फ हफीज है, अगर उसकी फॉर्म अच्छी ना हुई तो पाकिस्तान को बहुत मसाइल होंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप में स्टार्ट कितना अच्छा होता है और मिड ऑर्डर कैसा रिस्पॉन्ड करता है। कामरान, आप खुद विकेट कीपर हैं और 2 विकेट कीपर रखे गए हैं, रिजवान के साथ जो है आज़म है। अगर खुदा न खास्ता रिजवान को इंजरी हो जाती है तो क्या आप समझते हैं कि आज़म जो बिल्कुल यंग चैप हैं, माशाल्लाह हैवी वेट हैं, वो ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं? देखें, आजम खान हो या कोई दूसरा विकेट कीपर हो, फिलहाल तो अभी तो हमारे लिए पाकिस्तान टीम के लिए फर्स्ट चॉइस मोहम्मद रिजवान है, उसकी जगह तो खैर कोई भी नहीं ले सकता। और अभी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आजम खान की विकेट कीपिंग की, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एज अ बैट्समैन की पड़ेगी। और जो मिड ऑर्डर में कहा जा रहा है कि स्ट्राइक रेट और छक्के मारने पड़ जाते हैं, तो डेप्थ बॉलिंग में पावर हिटिंग करनी ज़रूरत होती है, तो वो एबिलिटी समझ के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा है, तो वहाँ पे वो काम आ सकता है। लेकिन विकेट कीपिंग में मेरा नहीं ख्याल कि उसको मौका मिलेगा मैच में करने का रिजवान के होते हुए। अच्छा, तो ये बताइए, पहले मैच पाकिस्तान का टाकरा इंडिया से हो गया है, इतना प्रेशर वाला होता है, आप खुद इंडिया के खिलाफ खेल चुके हैं और वो प्रेशर झेल चुके हैं, पाकिस्तानी टीम की क्या कैपेसिटी है, क्या वो इस प्रेशर को झेल सकेगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बड़े मैच का प्रेशर हैंडल कर पाएगी कि नहीं, ये तो पता चलेगा। जो अभी सीरीज हो रही है न्यूजीलैंड के साथ, फिर इंग्लैंड के साथ है, उसमें कॉम्बिनेशन क्या बनता है, जीतेंगे। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी, जैसी वो टीम आई है। और बांग्लादेश में वो 100 स्कोर नहीं कर रही तो वो हार रही है वहाँ पे, तो यहाँ पे तो हमारी टीम बांग्लादेश से बहुत अच्छी है। पता चलेगा इंग्लैंड का जो स्क्वाड आएगा वर्ल्ड कप से पहले, क्या उनका पूरा आता स्क्वाड, जैसी भी टीम आएगी उनके खिलाफ जरा कॉन्फिडेंस होगा, कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। जो पहला मैच इंडिया के खिलाफ बड़ा मैच है, उसमें जो प्रेशर हैंडल कर सकें, ये मैच खेलने और फाइट देनी इंग्लैंड टीम को, फिर वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंस दिखाना, ये बड़ा जरूरी है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा आपको कि एक्सपीरियंस हम लोग मिस करेंगे, जैसे शुएब मलिक है, वहाब है, मिडल में जो बॉलिंग जिसने करनी है, विकेट टेकिंग बॉलर है जैसे उस्मान कादिर है, ऐसे बॉलरों को हम लोग मिस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम में इतनी एबिलिटी है कि रिकॉर्ड बनते हैं। देखें, नो डाउट कभी हम लोग वर्ल्ड कप का मैच इंडिया से जीते नहीं है, एक ना एक दिन तो जीतेंगे, नेवर नो। जो पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप का वो हम लोग जीते, वो उसी सूरत जीतेंगे प्लानिंग के साथ। बड़ी टीम के खिलाफ प्लानिंग के साथ जीता जाता है और पॉजिटिव क्रिकेट खेल के जीता बहुत जाता है, शुक्रिया ना कि कामरान। सिर्फ स्ट्राइक रेट।
बहुत शुक्रिया कामना। नहीं जी, आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। लंबी लंबी छोड़ें टॉप ट्रेंड है और उसमें बड़ी दिलचस्प हैं। जरदारी साहब का है कि उनको आप अफगान हुकूमत का सदर बना दें। अब मरियम का है, बिलावल का है, बड़ी लंबी लंबी लोगों ने अपने दिल भर के छोड़ी हैं, जितनी छोड़े। साराना साहब, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पहले जब कोई बात करनी हो ना तो पहले सोचें, फिर तोलें और फिर बोलें। बिल्कुल। यहाँ ये है कि वो जो लंबी लंबी छोड़े वाली बात ये है कि पहले हम बोल देते हैं, हाँ। बाद में हमें सोचना पड़ता है कि हमने क्या कह दिया, फिर हम उसकी तरदीदें अपने सियासी लीडरों के जरिए जो है ना जारी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये लर्निंग है कि बैकी बातों करने की बजाय इस वक्त ज़रूरत है कि हम ज़्यादा जिसे कहते हैं संजीदा अंदाज में इन मसलों को समझे जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश। शाहिद साहब, लंबी लंबी छोड़ें बड़ा मज़ेदार ट्रेंड है। ये देखिए कि अब दौर बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है और डिजिटल मीडिया का दौर है। और अब जो है फौरी जो है वो किसी भी बात पर, किसी भी मामले पर फौरी रिएक्शन आ जाता है। तो इसलिए बात हमें उतनी करनी चाहिए जितनी बात जो है वो उसकी ज़रूरत है। उससे ज़्यादा बड़े बड़े बयानात, लंबी लंबी बातों को जो है लोग अब पसंद नहीं करते। हत्ता कि टॉक शो जिनमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लोगों ने तो वो देखने छोड़ दिए। इसीलिए हम आपस में कोशिश करते हैं कि लंबी लंबी ना करें, छोटी छोटी बातें करके और छोटी छोटी बातें करके निकल जाएं, बजाय इसके कि बहुत लंबी लंबी छोड़ें। और आखिरी चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मेरा ख्याल है कि जो सलमान ने कहा वो एडवाइस की है उन नन्हे नन्हे सियासतदानों को जो इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, जो उनके कद से बड़ी होती हैं। जिस तरह देखें, सबसे ज़्यादा तो हमारी जो नून लीग की लीडर हैं, नायब सदर हैं मरियम नवाज साहब ने कितने बड़े बड़े ऐलान कर दिए, इस्तीफों की आर पार की बातें कर दी, लेकिन वो अब तक जो है वो मुअम्मा बना हुआ है। आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म होता है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। लंबी लंबी छोड़ने के हवाले से जहाँ तक है, तो भाई पहले आप जाके अपनी क्लीन चिट लें अदालतों से और उसके बाद मुल्क की सियासत में आके अपना किरदार अदा करें। अदालतों को माने ना, मानने के बाद आगे बढ़ें, उनके माने बगैर बात नहीं बनेगी। अपना ख्याल रखिए कि कल मुलाकात होगी।